हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक होगा रिलेटेड टू मोमेंटम एंड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के इन तमाम चीजों से रिलेशन क्या है और एमडी कैट के अंदर इनके एमसीक्यूज किस किस तरह से बनकर आ सकते हैं। ये तमाम चीजें आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस आउट करेंगे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स फर्स्ट स्लाइड, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक क्रिकेट वाला जो बंदा होता है, जो एक क्रिकेट वाला बंदा होता है, वो बॉल को जब कैच करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन में ही क्यों अपना हाथ को मूव करता है? वो ऐसे सामने फॉरवर्ड फेसिंग भी तो बॉल को कैच कर सकता है, लेकिन इस केस के अंदर उसे पेन ज्यादा होगा। इसी तरह से ब्रिक को अगर हम लोग फास्ट पंच करें तो पंच करने में हमें ज्यादा पेन होता है, जबकि सॉफ्ट चीजों को पंच करने में हमें कम पेन होता है। इसकी क्या रीजन है? या जो एयर बैग्स आते हैं गाड़ियों के साथ एज अ सेफ्टी फैक्टर, उनका ऐसा क्या काम होता है, ऐसा क्या रोल होता है कि हमें कम चोट लगती है और हम बासानी तरीके से महफूज फील करते हैं आफ्टर एन एक्सीडेंट। तो ये तमाम की तमाम चीजें फोर्स एंड मोमेंटम और इम्पल्स के टॉपिक के अंदर डिस्कस होती हैं। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन है, एक बड़ा सा एक ट्रक आ रहा हो आपके पास और एक छोटी सी बाइसाइकिल आ रही है, दोनों की वेलोसिटी यानी स्पीड सेम है, तो रोकना किसको आसान होगा? ऑफ कोर्स रोकना बाइसाइकिल को आसान होगा। क्यों? क्योंकि बाइसाइकिल का मास कम है, छोटी सी है, आराम से उसे आप रोक लोगे। ऑन दी अदर हैंड ट्रक शायद आपको कुचल कर ही चला जाए। बेसिकली ये रीजन आपको एक्सप्लेन करता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम होगी तो जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो उस चीज को रोकने में ज्यादा तकलीफ पेश आएगी। यानी जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स अगर तो मैं अपनी बात करूं, जैसे एक बॉडी है, मैस है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज कितना आ रहा है। लेट्स से मैं एक मैस हूं, लेट्स से 10 किलोग्राम का, मैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मेरा क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। एम वी मैस किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके ऐसा यूनिट्स होते हैं, एम वी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेट से अब मैं मूव कर रहा हूँ 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पहले थी 5 अब थी 7, मैथ तो सेम रहेगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 70 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अब मेरी क्या होगी? फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का, या 20 न्यूटन सेकंड्स का। न्यूटन सेकंड कैसे ड्राइव होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज इन मोमेंटम आया, जो कि मेरे इंपल्स के बराबर है। इसके बाद और यही इंपल्स आपके पास बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम। कितनी देर तक फोर्स अप्लाई की गई है उस वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ये इंपल्स उसके भी बराबर होता है। इस इंपल्स वाली बात को अगर हम लोग प्रूव कर लेते हैं, आप लोगों को एक बात बताएं न्यूटन सेकंड लॉ से कि F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स किसके बराबर होता है? मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हम लोगों ने बात की कि इंपल्स बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी के। फोर्स की जगह मैंने एम ए और एक्सेलरेशन की जगह मैंने डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होती है वी बाय टी के। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो एफ डॉट डेल्टा टी, टी वहां पर डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मल्टीप्लाई, एफ डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? एम वी, सिर्फ एम वी। लेकिन अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, किसी भी किस्म का वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? इंपल्स के फॉर्म में एम डेल्टा वी करके। इसके बाद यूनिट्स मैंने आपको बता दिया, न्यूटन सेकंड होंगे। न्यूटन सेकंड कैसे होंगे? एफ डॉट डेल्टा टी, एफ न्यूटन टाइम सेकंड्स। इसके अलावा सेकंड यूनिट जो हम लोगों ने डिराइव आउट किया था एम वी से, एम किलोग्राम, वी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की यूनिट आ जाती है हमारे पास। लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फोर्स टाइम ग्राफ। अगर तुम लोग फोर्स टाइम ग्राफ को गौर से देखें तो फोर्स ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना चाहो तो एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ मेरे पास किसके बराबर है? फोर्स। ब्रेथ किसके बराबर है? टाइम। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर आता है? इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स के बराबर ये एरिया मुझे वैल्यू बताएगा। तो एरिया आपको देख सकते हैं, एक आपके पास ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। तो किसका एरिया ज्यादा बड़ा होगा ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ। भाई आप लोग देखोगे दो ट्राइंगल्स को हम लोग इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, ट्राइंगल का एरिया कम है। फिजिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे? फिजिक्स के जरिए। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जबकि रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
तो ट्राइंगल के केस के अंदर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मोर। अगर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपके पास कभी इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आपने एरिया का फॉर्मूला जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लगा देना है। और अगर ट्राइंगुलर शेप के अंदर ग्राफ आ जाए तो 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपके पास इंपल्स की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, दोनों बातें सेम है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग अंदर आपसे पूछे थे। अब मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा पूछने हैं। भाई अगर एक क्रिकेट मैन बॉल की डायरेक्शन में अपने आप को मूव करेगा तो उससे होगा ये कि आपका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा। देखो इंपल्स तो कांस्टेंट है, अगर बॉल मेरे पास आ रही है उसका मैस है 1 kg सपोज करें और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने उसे कैच करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या कर देनी है 0, तो फाइनल मोमेंटम कितना है 0। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा मैस 1 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 10 दैट इज 10 न्यूटन सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम मुझे कितना लेकर आना है 10 से 0 यानी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का मुझे चेंज इन मोमेंटम लेकर आना है। अभी चेंज इन मोमेंटम मैं कैसे लेकर आऊंगा, मैं उसको या तो ऐसे डायरेक्ट हिट करके पकड़ लूं, इससे क्या होगा टाइम होगा मिली सेकंड्स के अंदर या लेट्स से 1 सेकंड के अंदर, तो मुझे फोर्स कितनी चाहिए होगी 10 न्यूटन। तो मेरे हाथ को जो F डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, टाइम आपने रखा 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम आपको कितना चाहिए 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो आपको फोर्स भी कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी 10 न्यूटन। अब मैं इसका एक और केस डिस्कस आउट करता हूँ। मेरे को बॉल ने यहाँ पर कांटेक्ट किया मुझे और मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ टुवर्ड्स हियर। अब कांटेक्ट का जो टाइम है लेट्स से वो 10 सेकंड हो गया, टाइम कितना हो गया 10 सेकंड, तो F डॉट डेल्टा टी दोनों का प्रोडक्ट आपको किसके बराबर लेकर आना था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि आपको 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी 10 न्यूटन सेकंड का चेंज इन मोमेंटम चाहिए। आपको कितना चेंज इन मोमेंटम चाहिए 10 न्यूटन सेकंड का चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो उस चेंज इन मोमेंटम के लिए आपने टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाया, फोर्स आपके लगेगी 1 न्यूटन सिर्फ और टाइम आपका 10 सेकंड्स हो जाएगा। तो जितना बड़ा टाइम होगा कांटेक्ट का उतनी आपकी फोर्स कम लगेगी, जितना ज्यादा टाइम उतनी कम फोर्स। F डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स ज्यादा टाइम कम, फोर्स ज्यादा टाइम कम। लेकिन अगर टाइम कम होगा, जैसे आप ब्रिक को हिट कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग वॉल को हिट कर रहे हो, तो आपका जब टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ज्यादा। जब फोर्स ज्यादा होगी तो आपको पेन भी ज्यादा होगा। इसी तरह जो हमारे बैग्स थे, जो एयर बैग्स थे जो गाड़ियों के अंदर आते हैं, वो हमें किस तरह सेव करते हैं, उस तरह से सेव करते हैं कि हमारा जो बैग है वो कांटेक्ट टाइम को बढ़ा देता है। एयर फील्ड होता है, उसके अंदर कांटेक्ट होता है, फिर वो कंप्रेस अंदर होकर बल्ज होता चला जाता है, जिससे टाइम पीरियड बढ़ जाता है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है और हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। बंजी जंपिंग, वो जो मेलों के अंदर अक्सर लगे होते हैं स्प्रिंग वाले जंपिंग पैड्स बेसिकली, या हवा वाले जंपिंग पैड्स, उसके अंदर आपके पास क्या होता है टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, तो आप जंप करते रहो, आपको इतनी फोर्स फील नहीं होती, इतना दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप कंक्रीट के ऊपर या सीमेंट वाली रोड के ऊपर जंप करोगे तो आपको अच्छा खासा पेन फील होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, फोर्स इज जीरो इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या फोर्स जीरो होती है अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो यस भाई। अगर तो आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी पहले भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था, अभी भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो आप ये कह सकते हैं कि चेंज मोमेंटम क्या है जीरो है। चेंज मोमेंटम क्या है जीरो है। टाइम तो गुजरता रहेगा, इंपल्स जीरो है, टाइम तो नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, सॉरी जीरो हो ही नहीं सकता, टाइम तो गुजरता जा रहा है, तो फोर्स आपकी जीरो होना लाजमी है। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, तो इंपल्स आपकी जीरो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये बात ट्रू है, फर्स्ट वन इज ट्रू। इंपल्स डिपेंड्स ओनली ऑन वेलोसिटी। क्या इंपल्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है? नो, impulse depends upon change in momentum, impulse depends upon force, impulse depends upon time, impulse depends upon mass too, क्योंकि mass जिसका जितना ज्यादा होगा, या mass के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करती, but it depends upon force, it depends upon time and it also depends upon velocity। तो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करिए, it's not only velocity, it's also time। चेंज इन, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, सेकंड वाली फॉल्स होगी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इंपल्स के बराबर है, तो यस ये वाला तो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस आउट कर चुके हैं। फोर्स कांस्टेंट, टाइम डबल्स, इंपल्स क्या हो जाएगी। अगर तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, टाइम आपने डबल कर दिया, तो इंपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोर्स पहले फोर्स डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू इंपल्स, लेकिन फोर्स क्या है कांस्टेंट। टाइम पीरियड अगर आप डबल कर दोगे इस केस के अंदर, क्यों, क्योंकि आपने फोर्स को कांस्टेंट रखा है, फोर्स को कांस्टेंट रखा है,
टाइम पीरियड डबल करने से इंपल्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फोर्स कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड डबल करने से फोर्स क्या हो गई, टाइम पीरियड डबल करने से बेसिकली इंपल्स क्या हो गई, डबल हो गई हमारे पास। मूविंग ऑन टुवर्ड्स एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज हैं इनसे रिलेटेड, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स वगैरह से रिलेटेड, वो सॉल्व करते हैं, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। अच्छा, तो वैसे एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पीछे चलते हैं हम लोग फॉर्मूलाज की तरफ। तो फॉर्मूला एंड यूनिट्स के अंदर आपको जो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर या बॉटम साइकिल के नीचे आपको मिल रहा है, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। तो अगर तो यहाँ पर आप देखें तो टाइम वहां पर जा मल्टीप्लाई हो रहा है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी, और इसका जो आगे फॉर्मूला था वो था एफ डॉट डेल्टा टी। टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यानी डेल्टा पी के पास आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आपके पास बराबर हो जाएगा फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी किस रेट से किस टाइम पीरियड के बाद कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स एमसीक्यूज, तो हमारे पास पहले एमसीक्यू आता है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg is moving at 10 meter per second hits a wall and rebounds with the same speed. What is the change in momentum? अब आपको एक बात याद रखनी है कि एक बॉल जब दीवार को हिट करेगी और जब वापस आएगी तो स्पीड की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, यानी स्पीड की जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर वो पहले ईस्ट जा रही थी तो अब वेस्ट आएगी, पहले अगर नॉर्थ जा रही थी तो अब साउथ आएगी। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव का साइन जरूर इनपुट हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मैं एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लूं तो आपके सामने कैलकुलेशन हुई है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई माइनस 10 और देन यू विल गेट द आंसर। तो माइनस माइनस होकर एंड में प्लस हो जाते हैं और आपके पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का आंसर आता है। सामने आपका सोल्यूशन है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, इंपल्स इज इक्वल टू, तो इंपल्स को हम लोग काफी दफा डिस्कस आउट कर चुके हैं, मोमेंटम और इंपल्स के अंदर डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज करें, थोड़े सा टाइम लें और इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम लोग ये बात डिस्कस आउट कर चुके हैं कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। इधर से आप वैसे एक और बात भी देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी। टाइम वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। बार बार बता रहा हूं ये बात, बाद में भूल मत जाना। तो जब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, आपके पास यहां पर कौन सा आंसर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स नहीं, चेंज इन मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.1 सेकंड्स, व्हाट इज द इंपल्स डिलीवर्ड। तो इंपल्स को हम लोग कैसे डील आउट कर सकते हैं, तो इंपल्स डेल्टा पी के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, और वो सब कुछ बराबर है एफ डॉट डेल्टा टी के। फोर्स आपको कितनी गिवन है, 20 न्यूटन, टाइम आपको कितना गिवन है, 0.1, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 2 न्यूटन सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपसे कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम एनर्जी कंजर्व होती है पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। तो आपके पास लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो एनर्जी हो या मास, ये दोनों इनइलास्टिक और इलास्टिक दोनों के अंदर कंजर्व रहते हैं, जबकि मोमेंटम आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है। बाकी मोमेंटम कहाँ चला जाता है, फ्रिक्शन के अंदर लॉस हो जाता है, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। Next, a 2 kg object moves with 3 meter per second. What is its momentum? Momentum का फॉर्मूला mass multiply by velocity, या mass और velocity का डॉट प्रोडक्ट, 2 multiply by 3 आपके पास 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। That is B option. Moving on towards other, ये थोड़ा tricky question है। A body of mass 4 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. A force of 20 Newton acts on it and in the direction of the motion. What is the rate of change of momentum in the body? फोर्स गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एंड में पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी अभी बता कर आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। सामने सामने लिखा पड़ा है फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। तो आंसर भी क्या होगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस बार। क्यों, क्योंकि फोर्स है, फोर्स का यूनिट या 20 न्यूटन होगा या 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, नॉट मोमेंटम।
तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है। ये बात मैं आपको बता चुका था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4। असल में एक दफा एमडी कैट के अंदर आया हुआ था, सामने सामने आंसर था, लेकिन हम लोगों को इतनी ज्यादा वैल्यूज दी गई थी जैसे मास, वेलोसिटी और फोर्स, हम लोग इन तीनों को कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड और किसी ने भी सही आंसर मार्क नहीं है। मोस्टली बच्चों ने गलत किया था, तो इस वजह से मैंने पुट कर दिया। ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर नाउ। ओके, सो आई होप आप लोगों को तमाम के तमाम एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इन तमाम चीजों को बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट किया था। उनके एमसीक्यूज डिस्कस आउट किए थे, एमडी कैट के इस तरह इसके एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जरूर आगे किस और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चाहिए या आपको एमसीक्यू चाहिए या पीडीएफ चाहिए या कोई भी और हेल्प चाहिए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज आज के लेक्चर में समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।